So hello friends, we are dealing with the concept of relative motion. तो अपने पहले अगर ये बात करें कि इसको समझने के लिए पहले क्या क्या आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration, and you have solved some considerable problems on motion in one dimension. So if I start like this, अगर अपने ऐसे बोलते हैं कि a car is moving with a speed of let us say 54 kilometer per hour. So what is exactly this statement meaning? So this statement is trying to say, if I convert it into meter per second, so the statement implies that the car is traveling with 15 meter per second, and if I draw this car like this, considering that the car is going in the negative x-axis or the leftward direction, so we mean to say that this particular car over here is traveling towards the left with a speed of 15 meter per second, traveling with 15 meter per second. So what I mean to say by this particular statement is that we are talking with respect to the observer on ground. अपने ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ जो अभी अपने बोल रहे हैं, अपने इस हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, अगर उससे अगर पूछा जाए कि क्या हो रहा है, तो अपने ऐसा बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर जी वो इज़ ऑन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि ए के बारे में बताइए, तो द प्रॉब्लम इज स्टेटिंग दैट मे बी आफ्टर a duration of 1 second. So in a duration of 1 second, the front part of the car have traveled by a distance of 15 meter. The rear part of the car have traveled a distance of 15 meter. 1 सेकेंड के अंदर में कुछ ऐसा हो. तो जो गाड़ी है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आगे ट्रांसलेट करके आगे चला गया. जो आदमी है वो खुद भी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो खुद भी 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. तो ये हो गया पहला एक बात. जब मैं बोलते हैं कि अ कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी मीन टू से दैट वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं इसके लिए लिखूं, तो आई विल राइट इट एज -15 आई कैप मीटर पर सेकेंड. तो ये आइडिया इसलिए माइनस आई कैप है भाई, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस, और अपने बोल रहे हैं कि गाड़ी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है. तो ये जो ऑब्जर्वेशन या जो बात अभी तक अपने करते आए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कि ग्राउंड फ्रेम में क्या होता है. दैट इज बेस्ड ऑन कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने स्पीड मेजर करते हैं. तो इफ आई सपोज कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, दिस टाइम आई एम कंसिडरिंग समथिंग लाइक दिस. आई एम कंसिडरिंग अ लॉन्ग रेल रोड कार. You can consider that I am considering a train compartment which is open. So we are considering that this is the train compartment which is open. तो अपने अगर इसको अगर लेकर के अगर एक छोटा इलस्ट्रेशन अगर अपने लेते हैं, तो आई एम कंसिडरिंग दैट दिस पर्टिकुलर रेल रोड कार which I am talking about, I am fixing a person on top of it. ये एग्जांपल को बड़े ध्यान से सुनना. और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो रेल रोड कार है, इट इज़ ट्रैवलिंग विथ सपोज 20 मीटर पर सेकेंड. तो व्हेन आई से इट इज़ ट्रैवलिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब हो गया कि कुछ देर बाद जब ये अपना पोजीशन ए से पोजीशन बी में जाएगा, तो ये जो पर्सन पी है ये भी रेल रोड कार के साथ साथ 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ जाएगा. तो आई मीन टू से कि अगर कोई अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, मैं अगर यहाँ पे एक ग्राउंड पे अगर एक ऑब्जर्वर अगर बना देता हूँ, आई एम कॉलिंग दिस पर्सन एज बी, एंड दिस टाइम इफ आई आस्क दिस पर्सन बी what is velocity of p with respect to p, so the problem will be written as +20 meter per second and we will write it as I cap. तो ये जो लाइन अपने जो भी बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया,
This line is implying velocity of p with respect to b. So this is implying that p is being observed and b is the observer. So b is regarded as the observer and p is being observed, and p is being observed. तो ये कुछ इस तरीके का बात हो गया कि जो पूरा रेल रोड कार जो 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, उसमें जो पर्सन पी है वो खुद भी क्या है, वो खुद भी आगे की तरफ इस तरीके से रेल रोड कार के साथ साथ इट इज ट्रेवलिंग विथ 20 मीटर पर सेकंड. But if in this same problem, if I consider something like this, so I am considering something like this. This time what I am doing is, I am stating that let us consider that the person P starts walking on the railroad car with a speed of 2 meter per second. So I am writing that velocity of P with respect to the railroad car is 2 meter per second. तो इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि अब जब ये लड़का जब अपने इसको अगर ऑब्जर्व अगर करेंगे तो आफ्टर अ सम इंटरवल ऑफ टाइम this person has moved by a considerable distance. This person has moved by a considerable distance. It has traveled a distance like this and he is still traveling with 2 meter per second. तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर इस बात को अगर समझाता हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन है, और 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर जो है ये ट्रेन के अंदर या फिर रेल रोड कार के अंदर ये डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा कवर किया है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, जैसे ये जो रेयर एंड है इसका, इस एंड को अगर मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज एम, और ये जब यहाँ पे जब पहुँचेगा तो दिस इज रिगार्डेड एज एम डैश. तो 1 सेकंड के बाद अगर अपने बोले कि एम और एम डैश के बीच में क्या सेपरेशन है, देन इट इज इक्वल टू 20 मीटर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रेल रोड कार इज ट्रेवलिंग विद 20 मीटर पर सेकेंड. तो जो रेयर एंड है वो 20 मीटर आगे चला गया है, लेकिन जो आदमी है वो 22 मीटर आगे गया, वो 22 मीटर आगे गया है. वो ऐसा इसलिए आगे गया बिकॉज ही इज वॉकिंग ऑन द रेल रोड कार विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैं एक बाहर फिर से एक ऑब्जर्वर अगर खड़ा कर देता हूँ, if I again fix an observer over here, which I'm observer calling it as A. So this time if I ask velocity of P with respect to A, so this time A will say that the velocity is 22 meter per second in the I cap direction. Kindly try to understand this parameter. Initially when P was at rest with respect to the railroad car, so P was moving with the sole speed of the railroad car, that was 20 meter per second. But now when I say that P starts moving on the railroad car with a speed of 2 meter per second, so we mean to say that with respect to a person standing on ground, he will observe that P have moved a considerable distance, that is it have covered a distance 22 meter with respect to ground. 20 meter distance is covered by the railroad car itself, and 2 meter is the additional distance with the person P has covered while moving in the railroad car. So if I fix one more observer over here, मैं अगर एक और ऑब्जर्वर को अगर यहाँ पे इन्वॉल्व अगर कर लेता हूँ, सपोज आई एम फिक्सिंग अनदर पर्सन who is standing on the opposite end of the railroad car. I am calling this person as B. I am calling this person as B. So if I ask what is velocity of P with respect to B, so B will say that P is approaching him with 2 meter per second. P is approaching him with 2 meter per second. He will see that the P is coming towards him with 2 meter per second. तो इस बात को पहले अपने ठीक तरीके से अगर समझे, तो मैं अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर दूं, तो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर तुम फर्ज करो कि तुम खुद ही ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन कंपार्टमेंट एंड दिस इज योर सीट, यू आर द पर्सन P, एंड सपोज यू वांट टू गो टू द वॉशरूम which is on the other end of the railroad car. So and you start walking with a speed of 2 meter per second and train is moving with 20 meter per second. तो ट्रेन रुका नहीं है, आप ट्रेन में 2 मीटर पर सेकेंड से चल करके यू आर कवरिंग दैट डिस्टेंस. तो इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द वॉशरूम, then maybe he is seeing that you are approaching him with 2 meter per second, but the person who is standing outside will see you moving along with the train.
जो पर्सन बाहर खड़ा उसके हिसाब से आप ट्रेन के साथ साथ भी आगे जा रहे हैं और आप खुद भी उसके अंदर चल रहे हैं, सो यू आर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस। अगर आप इतना ही डिस्टेंस कवर करते तो आप वहीं पे रह जाते, बट यू हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेल रोड कार इन दैट पर्टिकुलर सेकेंड, एंड हेंस वी से that you have traveled a further distance of 2 meters. So this is the concept of relative motion, where we are seeing that different people have different observations. So the same thing if I ask P, अगर मैं P से पूछता हूँ what is velocity of A with respect to P, so P will say that the A is moving in the negative direction with 22 meter per second. I cap. अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए अपने एक और अगर एक तरीके का बात अगर करें, तो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट जब भी अपने ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो थिंग्स लाइक दिस आर पुट अप। कहाँ पहुँचे, कौन सा स्टेशन आ गया, कौन सा स्टेशन निकल गया। तो ये जो अपने जो बात बोल रहे होते हैं कि कौन सा स्टेशन आ गया और कौन सा स्टेशन निकल गया, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का पहलू क्या है। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि द ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, so the observers in the train consider that the world outside is moving with 20 meter per second in the backward direction. So according to the observer A and B, when they will view the person C who is at rest with respect to ground, C is at rest with respect to ground, but the person A will view C as if it is moving with 20 meter per second in the backward direction, that is in the I cap direction. The person B will view C moving with a speed of 20 meter per second in the I cap direction, that is in the backward direction. तो ये बात पहले समझ में आना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर्स जो व्यू पॉइंट है या जो मोशन का जो एनालिसिस है, दैट चेंजेस एंड दैट चेंजेस टू सच एन एक्सटेंट दैट वी से दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बट द रियलिटी इज द सन नेवर राइज, द सन नेवर सेट, द अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अपने को ऐसा लगता है कि सन ईस्ट में राइज हो रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है कि पूरा दुनिया 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि सपोज इफ द ट्रेन इज गोइंग टू दिल्ली, तो दे आर सेइंग दिल्ली आ गया क्या। दे थिंक दैट द एंटायर टाउन ऑफ दिल्ली इज मूविंग टुवर्ड्स देम। उनको ऐसा लगता है कि पूरा दिल्ली उठ करके उनके पास आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, वो कहीं नहीं जा रहे। So this is the concept, or this is the initiation of the relative motion. And since this parameter have got to do with the displacement, because if I ask this person A, what is the displacement of P in this 1 second, so A will regard that the displacement is 22 meter. But if I ask the person B, what is the displacement of person P in this 1 second, B will regard that the 2 meter is the displacement of person B in this 1 second. तो अपने ऐसा बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये तीनों ही पैरामीटर जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे, यानी कि जहाँ से आदमी किसी मोशन को एनालाइज कर रहा है वहाँ के हिसाब से चेंज हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन बेस्ड ऑन देम। सो आई स्टेट द 3 equations of motion which were applicable when acceleration is kept constant is applicable like this. The final velocity of A with respect to B is equal to initial velocity of A with respect to B plus acceleration of A with respect to B into t. The displacement of A with respect to B is equal to initial velocity of A with respect to B t plus half acceleration of A with respect to B t square. The final velocity of A with respect to B whole square is equal to u square plus twice of acceleration of A with respect to B into displacement of A with respect to B. तो ये जरूरी है बात समझना कि जब भी आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बी अगर लगा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए अगर लगा रहे हैं, तो सारा का सारा पैरामीटर्स मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम, इट मस्ट नॉट बी चेंज्ड। तो अगर आप इस तरीके से अगर इक्वेशन अगर अपने अप्लाई अगर करना स्टार्ट करते हैं, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन. So let us deal with some numericals. So I am stating a numerical first of all.
तो अपने एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये बोल रहा है, अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक. द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. द जीप follows it at a speed of 90 kilometer per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speeds, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? तो अगर इसको अगर कंसिडर अगर करते हैं, तो वन थिंग दैट वी आर ड्राइंग इज पुलिस जीप, and the another thing which I am drawing is a thief who is on a motorbike. So this is the best that I can draw. So the police jeep is crossing the culprit on a motorbike, and the motorbike is moving with a speed of 72 kilometer per hour. And the police jeep is following the car with a greater speed, that is 90 kilometer per hour. And I am considering that this is the crossing which this motorbike have crossed 10 seconds earlier. So 10 seconds earlier this bike has crossed this particular crossing. तो सबसे पहले तो अपने एक काम करते हैं कि जो बाइक है इसका अगर स्पीड को मैं अगर मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर दूं, तो आई राइट इट एज 72 इंटू 5/18, that is we get 20 meter per second. And if I calculate the distance traveled by bike in the 10 second time, then it is going to be 20 into 10, that is 200 meter. So if I start analyzing the motion from this particular instant, then I am saying that this is the police jeep and this is the thief. This is police jeep and this is the thief or the bike. We have mentioned over here bike, so we are taking it as a bike. तो अपने सबसे पहले यहाँ पे एक बात मैं लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द जीप with respect to bike. So velocity of jeep with respect to bike will be written as Vj minus Vb. So velocity of jeep that was equal to 90 into 5/18. तो आ जा रहा है 25 meter per second. And then we subtract it with 20. That is 5 meter per second. And if I talk about displacement of jeep with respect to bike, then it is equal to 200 meter. So if I talk about the time in which it will catch up, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अपने लिख देते हैं 200/5, दैट इज आफ्टर 40 seconds. So after 40 seconds, the jeep is going to catch up with the bike, and if I calculate the distance which it is going to cover in this 40-second time, so I can say that the distance which the bike is going to cover is going to be equal to 20 into 40, that is equal to 800 meter. And if I calculate the total distance which the bike travels from the crossing, then it is equal to 800 and 200, that is equal to 1000 meter or 1 kilometer. So the police catches the bike at a distance of 1 kilometer from the crossing. So this is the answer to this particular problem, and that is how we analyze the situation or we apply the equations while solving the problems on relative motion. Let us deal with another basic problem. This problem is stating a car traveling at 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the total time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. So if I draw this arrangement, so I am drawing two cars, that is car A and B. So that is we are drawing two cars, car A and B, who are traveling with different speeds. So I am calling this as car A and this one is car B. And after a while, the car B will be overtook by the car A. So this is car B, and after a while, the car A will overtake car B. That is, the car A will reach a position like this. So I think you are able to understand this particular scenario which I am trying to make you understand, that
this is what is exactly happening, that the car A and car B are traveling in this particular direction, and the speeds are given to us as, this one is given as 60 kilometer per hour, and this one is given to us as 42 kilometer per hour, and the length of the car is given to us as 5 meter each. So the length of the car is given to us as 5 meter each. So if I consider something like this, that the separation between the two ends of B is x, so I can say that distance traveled by B with respect to ground is equal to 10 plus x. That is, I am considering this distance traveled, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x और ये डिस्टेंस हो गया 5. उस पर एक काम करते हैं, प्लेट 5 प्लस एक्स. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए का अगर अपने बात करें कि फ्रंट एंड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये फ्रंट एंड जो है वो यहाँ पे पहुँच जा रहा है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया x, ये हो गया अनदर 5, and this is another 5. So for A it is going to be 15 plus x. So if I write from here displacement of A with respect to B, then it is equal to SA minus SB. So it is written as 15 plus x minus 5 minus x. It is turning out to be 10 meter. तो ये बात पहले समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाला किस तरीके से. आप अगर चाहते तो डायरेक्टली दोनों लेंथ ऑफ द कार को भी जोड़ देते. कुछ दिन बाद जब तुम एक एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे, तुम डायरेक्टली ऐसा कर ही सकते हो कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आप निकालने के लिए डायरेक्टली दोनों लेंथ ऑफ द कार को जोड़ दी. बट दिस इज सेफर मेथड टू डू, जिसमें हम लोगों ने माना कि ओवरटेक जो है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, और हम लोगों ने ऐसा माना कि ओवरटेक तभी माना जाएगा जब ए जो है वो बी को कम्प्लीटली ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा. So in this regard, we have considered that the displacement of A with respect to B is equal to 10 meter per second. And if I write velocity of A with respect to B, then it is written as VA minus VB. So they both are traveling in the positive direction. So the speed is positive. So 60 minus 42. That is, it is turning out to be 18 kilometer per hour. And we can convert it into meter per second by 18 into 5 by 18. That is, we are viewing that it is equal to 5 meter per second. So from here, acceleration of A with respect to B is again 0. तो अब अगर मैं फॉर्मुलेशन अगर अप्लाई अगर करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ A with respect to B is equal to initial velocity of A with respect to bt plus half acceleration of A with respect to bt square, तो acceleration वाला पार्ट तो एब्सेंट है. Displacement of A with respect to B is 10. The initial velocity is equal to 5 meter per second with respect to B into t. So the time taken to overtake is turning out to be 2 seconds. So time taken to overtake is turning out to be 2 seconds. Now if I calculate the distance covered in this 2 seconds, so I can say that if the car B is traveling with 42 km per hour, then it implies that the front end of the car is also traveling with 42 km per hour and the back end of the car is also traveling with 42 km per hour. That is what translation means. So I can calculate the distance traveled by B. That is, we intend to calculate the distance x. So if I calculate the distance traveled by B, then it is equal to 42 into 5 by 18. That is, we convert it into meter per second and then we multiply it with 2. So over here, on solving, we are obtaining it to be 23.33 meter. So it is turning out to be 23.33 meter. That is, the distance which it covers is equal to 23.33 meter. So if I calculate the total distance which it is covered, so 23.33 is going to be this separation, the distance between the two front edges. So it is 23.33. This is what we mean to say, that in 2 second time the front of the car has covered a distance of 23.33 meter. तो अब अगर मैं निकालता हूं कि कितना रोड डिस्टेंस इस्तेमाल हुआ है,
तो टोटल रोड डिस्टेंस अगर मैं लिखता हूँ तो मैं यहाँ से इस एंड से कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगा फ्रॉम दिस एंड, एंड वी विल कैलकुलेट इट टिल हियर। तो ये हो गया टोटल रोड डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करें तो ये हो गया 5 प्लस दिस इज अनदर 5 प्लस यहाँ पे अगर अपने देखें तो दिस इज x प्लस 5 विच इज गिवन टू अस एज 23.33 एंड दिस इज अनदर 5। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिला करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वी हैव कवर्ड इट टू बी 23.33 और ये हो गया अनदर 5। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड इट इज टर्निंग आउट टू बी 38.33 मीटर। सो दिस इज द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। बात को बड़े ध्यान से समझ लें। सबसे पहले तो ये समझने आना चाहिए कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो। अगर अपने बोल रहे हैं कि कोई चीज 42 किलोमीटर पर आवर से ट्रांसलेट कर रहा था, कार इज मूविंग विद 42 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे के बाद जो फ्रंट पार्ट है वो 42 किलोमीटर कवर किया है, जो बैक पार्ट है वो 42 किलोमीटर कवर किया है। जो मैं रेल रोड के टाइम से आपको बताते आ रहा हूँ, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था रेल रोड का, मैं तब से आपको बताते आ रहा हूँ। तो this is how we calculate the total distance traveled by solving this particular problem for relative motion. Let us deal with one more problem. We are stating this time an elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. तो अगर अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर अप्रोच करना स्टार्ट अगर करते हैं तो मैं ऐसा मान रहा हूं दैट दिस इज द एलिवेटर कार एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग इन इट holding the coin at a height of 6 feet above the floor of the elevator. 6 feet above the floor of the elevator. And the elevator starts descending with a uniform acceleration. तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा अगर बोलता हूँ कि कुछ देर बाद ये एलिवेटर जो है ऑब्वियसली मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मैं इसको साइड में इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि अपने थोड़ा चर्चा इसके ऊपर अच्छे से कर पाए। तो कुछ देर बाद क्या होगा भाई, ये पर्सन इसी एलिवेटर के अंदर है और जो कॉइन है वो फ्लोर पे आकर के हिट कर देता है, वो फ्लोर पे आकर के हिट कर देता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं तो इस पूरे दौरान में अपने को लिखा है कि टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो इफ आई टॉक अबाउट द इंडिविजुअल एस्पेक्ट, तो मैं अगर इंडिविजुअलिटी के हिसाब से अगर बात करूं तो मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी of coin was 0, initial velocity of elevator was also 0. So if I write the initial velocity of coin with respect to elevator, then it is equal to 0. So they all started from rest that the elevator is descending with uniform acceleration. Now to measure the acceleration, the person in the elevator is dropping a coin at this moment. So now I am saying that the coin will start moving down with an acceleration due to gravity, that it is with minus g. The coin will start descending down with an acceleration due to gravity, that is minus g, and the elevator is descending down with a certain acceleration a, which is also in the downward direction. So I write acceleration of elevator is equal to minus a, and if I write acceleration of coin with respect to elevator, then it will be written as acceleration of coin minus acceleration of the elevator. So if I write acceleration of coin minus acceleration of elevator, then it will be written as acceleration of coin is minus g, minus of minus a, that is plus a, and we will write it as minus g minus a. So we will write it in this particular sense, that it is equal to minus g minus a. The next thing which I say is that the coin traveled for 1 second and so does the elevator. They both traveled by a distance of duration of 1 second. So over here also the duration of motion in 1 second. Now the next thing which I state over here is that the every point in the elevator
descended by a certain distance which I am calling as x, so that is I mean to say that the top of the elevator traveled a distance x in this time. So this is the top of the elevator. The foot of the elevator also traveled a distance x in this time. So the displacement of the elevator in this duration of time is something we are taking as x in the downward direction, so we are putting a negative sign. And over here, if I talk about the displacement of the coin, so the coin have descended by a distance over here. If I consider that this was the initial position from where the coin was dropped, तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करता, तो अगर कॉइन अभी वहीं पे रहता तो अपने बोलते हैं कि कॉइन भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर कॉइन रेस्ट पे रहता, बट कॉइन हैव डिसेंडेड बाई 6 फीट एक्स्ट्रा। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि कॉइन जो है वो 6 फीट एक्स्ट्रा ट्रेवल की। ये बात पहले समझ में आ जाना चाहिए कि एवरी पॉइंट ऑन द एलिवेटर जब वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, तो अगर अपने मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर एक्स डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका मतलब इसका फुट भी एक्स डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि पूरा का पूरा एलिवेटर साथ साथ नीचे जा रहा है। तो अगर कॉइन को अगर अपने रेस्ट पे मानते हैं, तो कॉइन अगर वहीं उसी पॉइंट पे रहता तो वो भी एक्स डिस्टेंस कवर करता, बट द कॉइन फेल 6 फीट एक्स्ट्रा। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर that the displacement of coin is minus of x plus 6 feet extra. So the coin traveled 6 feet extra. So if I write over here the displacement of coin with respect to elevator, so displacement of coin with respect to elevator will be written as minus 6 feet. तो अब अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये तरीका होगा कि अपने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करें। तो ग्राउंड फ्रेम का डेटा हमारे पास ये रहा, तो ग्राउंड फ्रेम का डेटा हमारे पास ये रहा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन अगर अपने निकालें, तो यहाँ से अपने निकाल लेते हैं ut 0 हो गया, हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर अगर अपने निकालें तो अपने निकाल लेते हैं ut 0 हो गया, हाफ माइनस ए टी स्क्वायर। ऐसा आ गया ना भाई। एंड इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर, तो ये 6 फीट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जब ये 6 फीट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट अगर कर देता हूँ, तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट हाफ ऑफ जी माइनस ए इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 फीट। द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अपने फीट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर अगर लिखता हूँ, तो आई विल राइट 32 माइनस ए एस 12, एंड फ्रॉम हियर ए इज टर्निंग आउट टू बी 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक तरीका हो गया। मेथड 2 जो है हमारे पास, इसको अपने मेथड 2 नाम दे रहे हैं। तो मेथड 2 जो था वो हम लोगों ने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से करा। तो ये जो मैंने ये जो इधर जो डाटा कलेक्ट किया, अगर इससे मैं करूँ तो एक बार में आ जाएगा, मेरे को दो इक्वेशन सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर टी स्क्वायर। तो अगर मैं करता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ -6, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ हाफ जी माइनस ए टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 12 इज इक्वल टू 32 माइनस ए इज टर्निंग आउट टू बी 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर अपने डायरेक्टली रिलेटिव मोशन से जाते हैं तो ये प्रॉब्लम इतना सिंप्लीफाई हो जाता है, और अदरवाइज क्या करते हैं अपने दोनों मोशन को अगर साथ साथ एनालाइज करें एंड देन आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हर चीज को अपने जब रिलेटिव मोशन में लिखते हैं, यानी कि जब अपने इस तरीके से लिखें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जीरो हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का बात करें तो ये माइनस जी माइनस ऑफ माइनस ए यानी कि प्लस ए हो गया, ठीक है ना भाई। तो माइनस जी प्लस ए या फिर माइनस कॉमन लेकर के जी माइनस ए दिया गया, टाइम 1 सेकेंड। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का अगर अपने बात करें, तो यहाँ कॉइन को अगर अपने एलिवेटर के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या हुआ, कितना नीचे गया, तो 6 फीट गया। कहाँ गया, नीचे गया, तो नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो अपने डायरेक्टली इस डेटा से सॉल्व अगर करते हैं तो ये कुछ ऐसा है, पॉइंट एकदम स्ट्रेट है। मैं एक लाइन यहाँ पे फिर से एक बार ऐड कर दे रहा हूँ कि जब भी आप रिलेटिव मोशन में सॉल्व कर रहे हैं तो जो दुनिया देख रहा है, यानी कि जब अपने बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, व्हेन आई से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आई मीन टू से कि ए इज ऑब्जर्व्ड, ए इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड बी इज द ऑब्जर्वर, एंड बी इज द ऑब्जर्वर। तो अपने बोलते हैं कि जो भी दुनिया देखेगा उसका वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे को दे दीजिए, तो अपने बोलते हैं वी ए माइनस वी बी। या अगर मैं लिखता हूँ एक्सिलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब हो गया एक्सिलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सिलरेशन ऑफ बी। या अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट ए माइनस डिस्प्लेसमेंट बी। इसका एग्जांपल मैं तुमको एक और यहाँ पे दे देता हूँ, एक और एग्जांपल अपने यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अगर ऐसा मैं करूँ कि एक बॉल है, इसको मैं ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, आई एम कॉलिंग दिस एज बॉल ए, वी आर टेकिंग अनदर बॉल बी, वी आर प्रोजेक्टिंग इट विथ 10 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा बोलता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जो दुनिया देखेगा उसका वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे को दे दो। तो मैं अगर 10 मीटर पर सेकंड को उल्टा करके अगर इसको दे देता हूँ, तो 10 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 20 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वी आर लेफ्ट विथ प्लस 10 मीटर पर सेकंड। द नेक्स्ट विच वी से इज अबाउट एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन अगर बी के ऊपर बात करें तो नीचे की तरफ लग रहा है जी, ए के लिए बात करें तो नीचे की तरफ लग रहा है जी। तो अगर अपने ये लिखना चाहते हैं कि एक्सिलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अपने को क्या करना है, बी ऑब्जर्वर है तो बी का एक्सिलरेशन उल्टा करके ए को दे दो। तो बी का जो जी है उसको उल्टा करके अगर ऊपर दे देते हैं तो प्लस जी माइनस जी विल टर्न आउट टू बी जीरो। तो एक्सिलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज टर्निंग आउट टू बी जीरो, तो ये कुछ जीरो आ जा रहा है, ऐसा आ जा रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज टर्निंग आउट टू बी। तो अपने कुछ ऐसा, मैंने दो बात लिख दी है इधर, तो ये ऐसा कुछ आ गया। अब अगर अपने ऐसा बोलते हैं कि प्रॉब्लम बोल रहा है कि 1 सेकंड के बाद बताइए कि सेपरेशन कितना है, तो अपने यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी टी प्लस हाफ एक्सिलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 10 × 1, ये जीरो हो गया, ये हो गया 10 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब बी ए को देखेगा तो 10 मीटर ऊपर देखेगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो जब बी ए को देखेगा तो 10 मीटर ऊपर की तरफ देखेगा। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से व्हेन वी आर राइटिंग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बोलने का मतलब ये है कि ए ऑब्जर्वर है, बी इज द ऑब्जर्वर, ए इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। और बात कंसेप्ट एकदम सीधा सीधा है, जो दुनिया देखेगा वो अपना वेलोसिटी, अपना डिस्प्लेसमेंट, अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके दूसरे को दे देगा, दैट्स इट। वो उल्टा करके दूसरे को दे देगा तो उसको जो नजर आएगा वो जो आएगा, दैट इज व्हाट द रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। और अच्छा प्रॉब्लम अपने करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस डील विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, इन दिस प्रॉब्लम आई एम इन्वॉल्विंग 2D मोशन। इस अपने 2D को मिला करके एक बार सॉल्व कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला करके दोनों की तरफ अगर मोशन आना स्टार्ट हो जाए, देन हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो उसको देखने के लिए अपने इसको देख रहे हैं। द प्रॉब्लम इज स्टेटिंग एन एरोप्लेन ए इज फ्लाइंग हॉराइजॉन्टली ड्यू ईस्ट at a speed of 400 km per hour. Passenger in A observe another aeroplane B moving perpendicular to the direction of motion at A. तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर इन ए का मतलब हो गया कि ऑब्जर्वर जो है वो ए के लोग हैं, तो ए इज बिकम द ऑब्जर्वर। तो पैसेंजर्स इन ए ऑब्जर्व अनदर एरोप्लेन बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए, that is B is moving in the north direction or which J cap direction या Y axis direction. Aeroplane B is actually moving in the direction 30 degree north of east in the same horizontal plane as shown in the figure given below. Determine the velocity of B. तो अब यहाँ पे भी एक छोटा सा बात अगर अपने करना स्टार्ट अगर करें तो पहले अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें, so I am stating somewhat like this that I am treating this as x axis and this one as y axis. So if I write velocity of A, then it is equal to plus 400 I cap kilometer per hour. And if I write for B, so now we are breaking component of B, that is we will be making a cos theta component and a sin theta component. तो अगर ये कोई VB है तो अपने लिखेंगे VB cos theta और अपने लिखेंगे VB sin theta, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर अपने ऐसा अगर करते हैं
So we are writing it as VB cos 30 I cap plus VB sin 30 J cap. तो VB अगर अपने पुट अगर करते हैं तो VB value is not known to us. So if I write the value of cos 30, then it is equal to root 3 by 2 VB I cap and sin 30 is half, तो VB by 2 J cap. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि A is the observer, passengers in A observe another aeroplane B. तो I write velocity of B with respect to A, then it is written as VB minus VA. तो VB minus VA अगर अपने करते हैं तो we are writing it as root 3 by 2 VB minus 400 I cap plus VB by 2 J cap. अब ये पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम में एक अनदर इंटरेस्टिंग बात लिखा गया. वो लिखा है कि ऑब्जर्वर अनदर एरोप्लेन बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो ए में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बी के खाली दे आर ऑब्जर्विंग ओनली द जे कैप कंपोनेंट ऑफ बी, that is they are finding them moving perpendicular to their direction of motion, that is the I cap part must be equal to 0. The I cap part must be nullified to 0 because according to them the motion is taking place perpendicular to the direction of A. तो ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर कोई चीज़ बोल रहा है कि खाली वर्टिकल बच रहा है मतलब जे कैप बचेगा, आई कैप विल टर्न आउट टू बी जीरो. एंड इफ समथिंग इज सेड कि हॉराइजॉन्टल बच रहा है, वर्टिकल जीरो हो गया, तो मतलब क्या हो गया, जे कैप वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, खाली आई कैप बचेगा. तो यहाँ पे बोल रहा है तो द ऑब्जर्वर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए, सो आई मीन टू से दैट द आई कैप पार्ट मस्ट बी इक्वेटेड टू जीरो. सो आई से रूट 3 by 2 times of VB minus 400 is equated to 0. So from here we obtain that VB is turning out to be 800 by root 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये अपना VB का वैल्यू हो गया. और अगर अपने इसको इस इक्वेशन में पुट अगर कर दें तो अपने वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो VB वेक्टर कैन बी रिटन एज रूट 3 by 2 into 800 by root 3, that is 400 I cap, और VB by 2 अगर अपने कर दें that is 400 by root 3 J cap. So this is the value of VB that we attain for this particular problem, and this is how we approach the problems which is again dealing with the concept of relative motion. This time so we have initiated the motion in 2D. Let us take two more examples. A train is moving along a straight line with a constant acceleration A. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at the initial height. The acceleration of the train in meter per second is squares. So if we consider this particular problem, so I am first of all considering making a railroad a car or a train. So let us consider a train like this. I am drawing it at two different instants. So in the first instant, the boy is standing at one corner. We are considering that the boy is standing over here at this corner and projecting the ball with a speed of 10 meter per second, making an angle of 60 degree with the horizontal. And the ball is about to go in a projectile path like this. We are considering say from position A to position B. That is, he catches the ball at the same initial height. So if the ball is caught at the same initial height, then I mean to say that the projectile path followed will be somewhat like this. And A travels a distance of 1.15 meter inside the train. So now after a while, when he catches the ball, say after time t, so after time t, the boy will be at the position B in a position to catch the ball, which he himself projected from point A, which followed a path like this and reached him over here. So this is what the problem is actually considering or is asking us to do. And the distance which this boy travels
is given to us as equal to 1.15 meter. So if I am considering a train like this or a compartment of a train like this, so we mean to say that in this span of time, if the boy would be in the state of rest, then he would be displaced along with the train from the position A to this position A dash. The boy would be displaced to position A dash in this instant of time along with the train, but the boy have covered an additional distance of 1.15 meter inside the train. But the boy covered an additional distance of 1.15 meter inside the train. So if I consider that at the time of throw, the train was moving with a speed u and having an acceleration a in this direction, such that in time t, the points in the train are displaced by a distance say s. So the displacement of boy, if this is displacement of train, so the displacement of boy as well as the ball will be equal to displacement of train plus 1.15 meter. Then only it is possible for the boy to catch the ball at the same initial height. And the next important point which can be stated over here is the motion of the train is along the x-axis. The motion of the train is along the x-axis, and hence the motion of ball along y-axis, motion of ball along y-axis is independent of train's motion. तो ये independent of train's motion वाला बात होगी. So what I am doing over here is that we are first of all solving the motion of the ball which is projected with 10 meter per second, making an angle of 60 degree with the horizontal along y-axis. So we are solving along y-axis. So we are solving along y-axis. So the initial velocity of ball is 10 sine 60 degree, that is equal to 10 root 3 by 2, that is 5 root 3 meter per second. The acceleration of the ball in the y-axis direction is minus 10 meter per second square, which is equal to g or minus g. The next thing which I state over here is the displacement of the ball is going to be 0 in the y-axis direction. It is because the ball is caught at the same initial height. So the displacement along the y-axis is going to be 0 for the ball, and the duration of motion is equal to t. So this t is the same time in which the boy runs from position A to B inside the train. So over here, the first thing that we do is we are calculating the value of this time. We are applying the equation s equal to ut plus half at square along the y-axis. So if we do this, we say s equals ut 5 root 3t minus half 10 t square, and from here we attain a value that is 5t square is equal to 5 root 3t, and from here we attain t is equal to root 3 seconds. That is, if I come back to this diagram, so in this time t which we have calculated over here is t equal to root 3 seconds. The train covered a certain distance which is marked as st, and the boy inside the train must cover an additional distance of 1.15 meter. So if we are considering at the time of throw, the velocity of the train in the x-axis direction is u and it is accelerating with a. So now I can say that for the motion of the ball, for ball's motion, so now I can say that the displacement of the ball, which is also the displacement of the boy in the x-axis direction, must be equal to u plus the x-axis component of the ball,
which is equal to 10 cos 60. So 10 cos 60 can be written as 5. So u plus 5 into root 3 in the same instant of time is going to be the displacement of the ball. This is for the velocity of the train, and this is coming from the fact that the other component or the x-axis component is 10 cos 60, which is equal to 5, and root 3 is the duration of time for which the motion happened. And if I talk about the other aspect, so I can say over here that the displacement of the boy, so displacement of the boy will be equal to displacement of train plus the distance 1.15 meter plus the additional distance of 1.15 meter. So if I state this over here, so I can say that displacement of boy is equal to displacement of train, which is written as ut, that is root 3 plus half a t square plus 1.15, and we are equating it with the displacement of the ball. So displacement of the ball must be equal to displacement of boy, and we can write it as u root 3 plus 5 root 3 is equal to u root 3 plus half a root 3 square is 3 plus 1.15. So from here we attain a value that is equal to 5 root 3, that is 5 into 1.732 minus 1.15, which is equal to 1.5 into a. So now this value over here on the left hand side is turning out to be 7.5, which is 1.5 a, and we are attaining the acceleration of the train as 5 meter per second square. So this is how we approach this particular problem of relative motion. So let us deal with the next problem. A rocket is moving in a gravity-free space with a constant acceleration of 2 meter per second square along the positive x direction, which is demonstrated in the figure. The length of the chamber inside the rocket is 4 meter. A ball is thrown from the left end of the chamber in the positive x direction with a speed of 0.3 meter per second relative to the rocket, and at the same time another ball is thrown in the negative x direction with a speed of 0.2 meter per second from its right end relative to the rocket. The time in second when the two balls hit each other is. So if I consider this particular problem, I am considering this left hand ball as ball A and the right one as the ball B. So I am stating somewhat like this: the initial velocity of ball A with respect to rocket is given to us as 0.3 meter per second, and since it is towards the positive x direction, so I am writing it as plus 0.3 meter per second. Now acceleration of A with respect to rocket when it is thrown will be in the negative direction, that is minus 2 meter per second square, and it is because we will write it as acceleration of A minus acceleration of rocket. The acceleration of A is 0 minus of plus 2 meter per second square in the positive x direction, which will be written as minus 2 meter per second square. So we are writing acceleration of A with respect to rocket as minus 2 meter per second square. I am considering displacement of A with respect to rocket as x, and the time when it is going to hit the ball B as t. So from here I can frame an equation that displacement of A with respect to r is equal to initial velocity of A with respect to rt plus half acceleration of A with respect to rt square. If I frame an equation like this, then I can say that x is equal to 0.3t minus half of 2t square, that is minus t square, and I am marking this one as equation number 1. If I write the similar set of things for the ball B, so now I can say that the initial velocity of ball B with respect to rocket. So ball B is moving towards the left, that is towards the negative x-axis direction. So we are writing it as minus 0.2 meter per second in the I cap direction. Acceleration of B with respect to rocket
is going to be same minus 2 meter per second square. That is acceleration of B minus acceleration of rocket. AB is 0, minus of 2 will turn out to be minus 2 meter per second square. Now I am considering that displacement of B with respect to rocket, it is also towards the left. So with respect to rocket, it is moving in the left direction, which is a negative y. That is in the negative x direction. I am denoting it with y. That is, it will be traveling in this direction y, and a covered a distance x. So we are representing it with minus y, and the time when it is going to collide with a is equal to t. If I write the same equation for B, that is displacement of B with respect to r is equal to initial velocity of B with respect to rt plus half acceleration of B with respect to rocket t square. So if I put the value over here, then I can write it as minus y is equal to minus 0.2 t, minus of half of 2t square is going to be 2 to cancel out, that is minus t square. And if I take all the negative as common, then we write it as y is equal to 0.2 t plus t square. And I'm framing this one as equation number 2. If I equate or if I say that x plus y is equal to 4, so over here from this particular portion of the rocket I can state that x plus y is equal to 4, and from equation 1 and 2 if I substitute this particular fact that x plus y equals 4, then we can write from here that 0.3 t minus t square plus 0.2 t plus t square is equal to 4. So minus t square plus t square got cancelled out, and then we can say that 0.5 t is equal to 4, or t is equal to 8 seconds. So the two balls are going to collide with each other at t equal to 8 seconds after they are projected towards each other. So with this we have come to an end of relative motion part 1.